नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में एक समारोह में लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने कल राजेश्वरी से सगाई रचा ली है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समारोह सैनिक फार्म में हुआ है और इसके साथ ही इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल, राज्यसभा सांसद मीसा भारती और अन्य शीर्ष नेताओं ने हिस्सा लिया। जोड़े ने करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में सगाई कर ली है। वे एक दूसरे के साथ 7 फेरे लेने वाले हैं। आपको बता दें कि सगाई के इस कार्यक्रम की डेकोरेशन नीले और गुलाबी रंग से की गई थी। मेन गेट पर ही गुलाबी और सफेद फूलों से सजाया गया था और अंदर फूलों से सजा एक स्टेज बनाया गया था। डिनर के लिए शाही बुफे का भी इंतजाम किया गया था। सगाई समारोह को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी किए गए थे और कार्यक्रम स्थल के बाहर कई बाउंसर भी तैनात किए गए थे और चेकिंग भी की जा रही थी। सभी वाहनों की डिटेल नोट भी की जा रही थी और किसी भी मीडिया कर्मी को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश नहीं करने को कहा गया था। तेजस्वी यादव अपनी दोस्त राजेश्वरी के साथ ही जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और कपल नई दिल्ली के आरके पुरम दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक साथ पढ़ता था। दुल्हन राजेश्वरी हरियाणा की रहने वाली हैं और दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में ही अपने परिवार के साथ रहती हैं। लोकसभा में न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्त के संबंधित विधेयक पर चर्चा के दौरान पिछले दिनों की गई एक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच बृहस्पतिवार को सदन में बार पलटवार देखने को मिला है। हालांकि दोनों सांसदों ने एक दूसरे का नाम नहीं लिया। दरअसल संसद के निचले सदन में ही मंगलवार को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए थरूर कुछ विशेषज्ञों में भी उल्लेख किया था और जिस पर दुबे ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अदालतों में लंबित विषयों को यहां नहीं उठाना चाहिए। और दुबे ने थरूर के संदर्भ में एक टिप्पणी भी की थी जिसे कांग्रेस सांसद ने व्यक्तिगत आरोप करार दिया और यह विषय बृहस्पतिवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उठाया। थरूर ने दुबे ये नाम जो है बगैर कहा है और न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित विधेयक पर चर्चा करने के दौरान एक टिप्पणी की गई और ये कहा गया कि इनके खिलाफ मामला लंबित है तो वही भी चर्चा भाग नहीं लेना चाहिए। मेरे खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है, लेकिन अगर मेरे या किसी अन्य सदस्य के खिलाफ मामला लंबित हो तो भी चर्चा भाग लेने से कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने आसन से आग्रह किया यह सुनिश्चित किया जाए कि आगे से ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और बाद में शून्यकाल के दौरान ही दुबे ने थरूर का नाम लिए बिना कहा कि अध्यक्ष जी, आपने नियम बनाया है कि विधेयक से इतर नहीं बोला जाए। जो चीजें अदालत में विचाराधीन हैं उनको लेकर यहां आरोप नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने विपक्ष के और मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप एक उंगली उठाएंगे तो आप 4 उंगली उठेंगी आपके ऊपर। और इसके साथ ही इसके तत्काल बाद ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई भोजनावकाश के ही स्थगित कर दी। रोहित शर्मा को भारतीय टीम का नया वनडे कप्तान बनाया गया है और बीसीसीआई ने भी बुधवार को दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टेस्ट टीम का ऐलान करते हुए ये जानकारी दी है। और रोहित अब टी20 और वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे, जबकि टेस्ट की कमान विराट कोहली ही संभालेंगे। अब तक क्रिकेट जगत के तमाम दिग्गज बीसीसीआई के इस फैसले को लेकर अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। अब टीम इंडिया के नए कप्तान रोहित ने कोहली को भी लेकर बड़ा बयान दिया है। चलिए जान लेते हैं कि उन्होंने कोहली को लेकर क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने एक शो में बातचीत के दौरान ही विराट कोहली की तारीफ की है और कहा है कि कोहली अब भी टीम के लीडर हैं। रोहित ने कहा कि विराट कोहली का एवरेज और आंकड़े देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो टीम के लिए कितने अहम खिलाड़ी हैं। नए कप्तान ने कहा कि आप किसी भी हालत में कोहली को छोड़ना नहीं चाहेंगे क्योंकि उन्हें एक लंबा अनुभव है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में निकलने के लिए भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
जनरल बिपिन रावत की बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी और सैन्य अफसरों समेत कुल 13 लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं। सभी का पार्थिव शरीर कल दिल्ली पहुंचा, लेकिन उससे पहले तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के मद्रास रेजिमेंटल सेंटर से सुल्लूर एयरबेस तक एम्बुलेंस से जनरल रावत और अन्य लोगों का पार्थिव शरीर लाया गया और जिन रास्तों से एम्बुलेंस गुजरी वहां सड़क के दोनों ओर और लोगों को भारी जुम देखने को मिल रहा था और इसके साथ ही लोगों ने एम्बुलेंस पर पुष्प वर्षा की और भारत माता की जय के नारे लगाए और जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि सेना की गाड़ियां और एम्बुलेंस रास्ते से गुजर रही है और वहीं पर लोग एम्बुलेंस पर फूल की वर्षा कर रहे हैं और भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं और लोगों की आंखें भी नम दिखाई दी। देश के पहले सीडीएस को अंतिम विदाई दी गई। केंद्र सरकार की तरफ से मिले प्रस्ताव पर बनी सहमति के बाद किसान संगठनों की तरफ से गुरुवार को आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। यानी 378 दिनों के बाद ही किसान आंदोलन को स्थगित किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में चर्चा के बाद ही इस फैसले का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही 11 दिसंबर को किसान अपने घर लौट जाएंगे और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने यह भी कहा है कि अहंकारी सरकार को झुका कर ही जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है, मोर्चे खत्म हो रहे हैं, 11 दिसंबर से घर वापसी होगी और राज्यपाल ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा बरकरार रहेगा। हर महीने 15 तारीख को बैठक होगी, किसानों के मुद्दे पर आंदोलन जारी रहेगा और चुनाव में उतरने सवाल पर उन्होंने कहा कि मोर्चा चुनाव नहीं लड़ेगा। जबकि किसान नेता हन्नान मोल्ला ने कहा कि आजादी के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन है और सबसे शांतिपूर्वक आंदोलन रहा। किसान मोर्चा ने कहा कि 15 जनवरी को फिर बैठक बुलाई गई। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसे बड़ी जीत करार देते हुए कहा कि अगर सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो फिर से आंदोलन होगा। मोर्चा ने कहा कि इसके जैसा आंदोलन ना कभी हुआ और ना होगा। इससे पहले किसानों की लंबित मांगों पर सरकार की तरफ से कृषि सचिव के हस्ताक्षर से चिट्ठी भेजी गई थी और उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की और इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी के सदस्य अशोक धावले ने भी कहा कि सरकार की तरफ से मिले नए मसौदे पर आज बैठक में चर्चा की जाएगी और उसके बाद से ही आंदोलन खत्म करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से फैसला लिया जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर 23 दिसंबर को काशी जाएंगे और इस दौरे पर ही वो काशी वासियों को ही 1500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। इसमें आपको बता दें कि संत रविदास मंदिर में ही बने लंगर हॉल में भी श्रद्धालुओं को समर्पित करेंगे और इसके अलावा 6 वार्डों में होने वाले कार्यों के साथ ही लहराता से मोहन सराय तक फोन लेन सड़क का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी आगमन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। वो सबसे मंदिर के उमराहा में भी जाएंगे और वहां काशी समेत पूर्वांचल के किसानों के साथ यहां संवाद भी कर सकते हैं। संत रविदास मंदिर में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लंगर हॉल में भी बन रहा है। करीब 60 करोड़ की लागत से बनने वाले इस हॉल में बैठकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु लंगर प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। इसके अलावा खिड़कियां घाट में भी 6 वार्डों में होने वाले कार्यों समेत कुल 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 15 दिसंबर से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आहूत करने का निर्णय किया है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी शीतकालीन सत्र के लिए अनुमति दे दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधान परिषद और विधानसभा सचिवालयों की ओर से इस बारे में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है और इस साल ही विधान परिषद का तीसरा और विधानसभा का चौथा सत्र होगा। विधानसभा के उपाध्यक्ष पद का निर्वाचन के लिए बीती 18 अक्टूबर को विधानसभा का तीसरा विशेष सत्र आहूत किया गया है। शीतकालीन सत्र में ही सरकार वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 के शुरुआती 4 महीनों के दौरान
सरकार के जरूरी खर्चों से निपटने के लिए ही लेखानुदान लाएगी और उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस सत्र में योगी आदित्यनाथ सरकार अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी पूर्ण बजट लाने के लिए बजाय 4 महीने का लेखानुदान पास कराएगी और साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष का भी दूसरा अनुपूरक बजट लाया जा सकता है। खास बात यह है कि मौजूदा 17वीं विधानसभा का ये संवत आखिरी सत्र है और इसमें सरकार कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकती है।